साथियों, वंदे मातरम। चाय की चर्चा के इस नवीन अंक में आपका स्वागत है। साथियों, मैं हूं गंगा सिंह बुद्धवाल। साथियों, जब हम छोटे थे, ये फिल्म का गाना था एक, मुझे याद आ रहा है। वो गाने का बोल था कि सपना मेरा टूट गया, कुछ ना रहा कुछ ना रहा। तो इसका अभिप्राय यह है साथियों कि तुर्की का भी एक सपना, बहुत बड़ा सपना टूटा है, जिसके बारे में मैं आज चर्चा करना चाहूँगा संक्षिप्त तौर पर। तुर्की का, क्योंकि आपने तुर्की को जानते होंगे आप। तुर्की जो है, पहले तुर्की कहते थे, अब तुर्की है। तो तुर्की का जो इसमें प्रमुख है, राष्ट्रपति है एर्दोगान, उसका एक बहुत बड़ा सपना मुस्लिम देशों का जो है गुरु बनने का सपना टूट गया साहब, चकनाचूर हो गया उसका सपना। साथियों, ये मोदी जी की बहुत बड़ी कूटनीतिक रणनीति का एक परिणाम है। आपको पता होगा कि ऑपरेशन सिंदूर में, चाणक्य की जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, आपको याद होगा कि उसमें एर्दोगन का भूमिका बहुत अहम रही है, पाकिस्तान को ड्रोन और हथियार मुहैया कराने में। साथियों, पाकिस्तान, चीन और तुर्की, और खास तौर पे जो क्या बोलते हैं इसको, ये अमेरिका राष्ट्रपति हैं, इन्होंने भी F-16 तो दिया था, लेकिन वैसे मदद नहीं करी। लेकिन इन लोगों ने स्पष्ट रूप से मदद की। और चाइना ने तो जो इनकी इंटेलिजेंट है उसके बारे में, उसकी भी सूचना समय समय पर दी पाकिस्तान को, जिससे कि उसको पता चल चुका कि भारत क्या करने वाला है, या भारत कौन सा रुख अपनाने वाला है, भारत की कौन सी मिसाइलें तैयार है पाकिस्तान को भेजने के लिए। तो इसी के परिप्रेक्ष्य में मुझे आज थोड़ी सी बात करनी थी आपसे, कि जो मुझे लगा कि यार करना चाहिए, क्योंकि जो भारत का दुश्मन, मैंने बताया ना कि भाई दुश्मन बोध होना बहुत जरूरी है, शत्रु बोध जिसे हम लोग हिंदी भाषा में, देशी भाषा में बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है, और उसको भूलना भी बिल्कुल नहीं है। ये चाणक्य की एक नीति है साथियों। चाणक्य ने मतलब दुश्मन के बारे में कुछ बातें बताई थी, जिसमें कि 4 बातों पर आज मैं आपको मतलब संदर्भित करना चाहता हूं। एक है धैर्य एवं संयम, इसका पालन करना बहुत जरूरी है, जो कि मोदी जी ने किया। आप देखेंगे, क्योंकि कभी भी कोई भी प्लेटफॉर्म हो, आपने देखा होगा, कोई भी घटना भारत के अंदर अगर आतंकवादी घटी, कभी आपने सुना है कि तुर्की ने जो है उसका विरोध किया है, चाइना ने उसका विरोध किया? सुना आपने? नहीं सुना होगा। चाहे पहलगाम की घटना हो, चाहे अन्य कोई घटना हो, जितनी भी आतंकवादी जो घटनाएं घटी हैं अब तक, आप शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, तो तुर्की का रोल जो है बिल्कुल स्पष्ट रहा है। वो इस्लामी मुल्कों का सरदार बनना चाहता है, जिसे खलीफा के नाम, खलीफा बोलते हैं। ये उसका एक बहुत बड़ा सपना था। तो साथियों, धैर्य एवं संयम का जो मामला है, जो चाणक्य ने फर्स्ट नीति बताई है, तो उसका पालन मोदी जी ने किया। आपने देखा होगा, कभी भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे मोदी जी ने कभी तुर्की के मतलब जो बयान दिए हैं उसका ना तो प्रतिरोध किया, ना उसके बारे में कुछ बोला। लेकिन ये जो ब्रिक्स सम्मेलन था, इसमें उन्होंने बहुत बखूबी से इस नीति का प्रयोग किया साथियों। ठीक है साथियों। दूसरी नीति है कि समय का इंतजार, चाणक्य नीति है। तो समय का इंतजार किया मोदी जी ने, और बखूबी किया, कि कोई प्लेटफॉर्म मिले। और आपको जो ब्रिक्स सम्मेलन है, आपको पता होना चाहिए, ब्रिक्स जो सम्मेलन है, वो उसके जो स्थायी सदस्य हैं, वो चाइना भी है, भारत भी है, दक्षिण अफ्रीका भी है। ठीक है साथियों। तो एक बार को ये मान के चलें कि अगर उसमें नए देश अभी काफी जुड़ गए और जुड़ना चाहते हैं ब्रिक्स में, तो उसमें जैसे वीटो पावर जो है वो चाइना के पास और भारत के पास है। बिना इन दोनों की सहमति से कोई भी सदस्य इसमें जुड़ ही नहीं सकता है। तो आपने देखा होगा, तुर्की की पूरी कोशिश थी इस ब्रिक्स सम्मेलन में कि किसी भी प्रकार से उसको सदस्यता प्राप्त हो।
लेकिन मोदी जी की बिल्कुल, मैंने बताया नहीं, धैर्य और संयम से उन्होंने काम लिया, समय का इंतजार किया और समय के इंतजार में उसको बिल्कुल धकेल दिया पीछे से। और जहां तक अभी सुनने में ये आ रहा है कि इसमें सऊदी अरब इसका मेंबर बन सकता है, जिसके लिए चाइना भी राजी है और भारत भी राजी हो सकता है। तो अगर सऊदी अरब अगर इसका सदस्य बना तो ये बहुत बड़ी चोट है, जिसे मैंने इसीलिए शुरू में कहा था कि सपना हमारा टूट गया। तो तुर्की का ये सपना था, क्योंकि उसका जो विरोधी है आप देख रहे होंगे वो सऊदी अरब है। क्योंकि सऊदी अरब जो है वैसे भी दुनिया के जो इस्लामिक राष्ट्र हैं उनको मानते हैं, क्योंकि मक्का मदीना तो वही है। सऊदी की अपनी मतलब एक कहना चाहिए कि पूरी एक रूपरेखा, उसकी कार्यनीति, उसकी कार्यशैली बिल्कुल भिन्न है तुर्की से। उसने भारत के प्राइम मिनिस्टर को अपने यहाँ का सर्वोच्च पुरस्कार तक दिया है, आप समझ सकते हैं। और तीसरा जो चाणक्य नीति थी, दुश्मन की कमजोरी का पता लगाना, चाणक्य नीति में शामिल है साथियों। तो दुश्मन की कमजोरी का पता कैसे लगाएंगे, और दूसरा क्या है कि दूसरों की मदद ले, कमजोरी का पता लगा के ही मदद आप ले सकते हैं। इसमें आप झुकने की बात नहीं है, ये एक नीति है, एक रणनीति का हिस्सा थी चाणक्य की। तो मोदी ने इसका भी इस्तेमाल किया कई प्लेटफॉर्म पे। अगर हमने आपको कई वीडियो में बताया था कि अगर भारत का कभी भी युद्ध होगा तो चाइना से होगा, ये निश्चित बात है। अगर कोई दुश्मन इस पर चाइना है, लेकिन कुछ मामलों में भारत, ऐसा नहीं सभी प्लेटफॉर्म में। अभी जो मामला हो रहा है ब्रिक्स सम्मेलन में, जिसमें तुर्की ने अपनी दावेदारी पेश की है, तो चाइना भी नहीं चाहता, तो चाइना नहीं चाहता तो भारत भी नहीं चाहता। दुश्मन का दोस्त समझ लीजिए आप। तो यहाँ पे जो है दोनों की वीटो पावर है, तो दोनों अगर सहमति नहीं देंगे तो तीसरा देश शामिल नहीं हो सकता है। तो संभावना है कि आपकी जो है सऊदी अरब को इसमें शामिल किया जा सकता है और कर लिया जाएगा लगभग, ये स्पष्ट हो गया। तो तुर्की का सपना यहाँ भी टूट गया। तो मोदी जी ने एक ऐसी चोट दी है एर्दोगान को, बिना कुछ कहे, एक शब्द भी बोले, बिना एक शब्द बोले, यही कूटनीति और यही रणनीति है। तो मुझे ये लगता है कि मोदी जी बिल्कुल चाणक्य नीति का अक्षर बाय अक्षर पालन कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, देखिए जो मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि हमारी कोई भी राजनीति पार्टी का द्वेष भावना ऐसे कुछ नहीं है कि हम उसकी तरफ हैं इसकी तरफ हैं। हमने कई मामलों में न्यायालय के बारे में बताया था कि दोहरी नीति है, और जहां जहां हमें लगा हमने बोला, क्योंकि हमारा नैतिक अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार हमको दिया है भारत के संविधान ने। ठीक, अगर राज्य सरकारों में अगर कहीं कुछ गलत हुआ है, चाहे वो कर्मचारी लेवल है चाहे जनता संबंधी, तो हमने उस मुद्दे को उठाया है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, चाहे वो राज्य की हो चाहे राष्ट्रीय सरकार हो। जहां जो मुद्दा ठीक नहीं लगा हमने बोला। तो अगर मैंने ये भी बताया कि अगर कोई तारीफ की बात होगी तो निश्चित तौर पर उसकी तारीफ भी करनी जरूरी है। मामला राष्ट्र से जुड़ा हुआ ना, देश से जुड़ा मामला है ना, व्यक्तिगत मामला नहीं किसी का, या मोदी जी का व्यक्तिगत मामला हो या दूसरे का हो या हमारा आपका, ऐसा नहीं है। तो राष्ट्र की सोच को, राष्ट्र को प्रथम बनाने के लिए राष्ट्र सर्वोपरि का ये जो नारा है 100% वन हमारी समझ में है। और हम चाहते हैं कि हमारे जो साथी हैं, जो भी सुनते हैं, अगर हमारी बात से सहमत हैं तो जरूर लिखें। तो मोदी जी ने जो अभी हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं कि चूंकि ऐसा होता है ना कि जो बहुत सी बातों का पता चलता नहीं है, और आए दिन प्रतिदिन प्रतिपल दुनिया के अंदर घटना घटती रहती है, और कुछ न कुछ रणनीति, कुछ न कुछ तैयारियां होती रहती हैं। हम तो अपने आप और हम अपने घरों में बैठे हैं, सुबह बैठे हैं, चाय पी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नौकरी करना, कमाना, खाना, यहीं तक में। लेकिन राष्ट्र के लिए पल पल की सोच रखना, कदम कदम की सोच रखना, कदम कदम पर रणनीति के बारे में सोचना और उसको भेदना, दुश्मन की चक्रव्यूह को भेदना, ये पल पल चलता है, ये मत समझिए आप। कोई भी अगर सम्मेलन है तो उसका औचित्य है, ऐसा नहीं कि उसका औचित्य नहीं है। तो ये जो तुर्की का
एर्दोगन का जो खलीफा बनने का सपना था वो मोदी जी ने इस समय का इंतजार किया, धैर्य और संयम से काम लिया और ध्वस्त कर दिया। क्योंकि लगभग जितने भी दुनिया के प्लेटफॉर्म हैं, आपने देखा होगा कि भाई कई प्लेटफॉर्म बने हुए हैं जिसमें कि मतलब उस इस्लामिक जो खलीफा है उसका मौजूदगी बहुत जरूरी है, समझ रहे ना। तो एर्दोगन की पूरी ताकत इसी में लगा रखी थी, उसका पूरा भरोसा था, पूरा विश्वास था। तो आपने देखा होगा कि मोदी जी की तैयारी इस प्रकार से, इससे ना तो सैन्य हस्तक्षेप हुआ है, ना राजनीतिक, ना कुछ। ये सिर्फ एक रणनीति के तहत, कूटनीति के तहत उसके सपने को ध्वस्त कर दिया। आप खुद ही लगाइए ये जीत है या नहीं, आप खुद बताइए। आप अगर इस विचार, इसको सोचिए जरा, आप कितनी बड़ी चोट पहुंची होगी, कितने। क्योंकि भाई देखो ना, आप खुद सोचो कि पाकिस्तान को पालने पोसने वाले, जो पाकिस्तान को पालने पोसने वाले लोग हैं, ये जो राष्ट्र हैं, उनको फाइनेंशियली मदद करते हैं, हथियारों से मदद करते हैं, तो वो हिंदुस्तान के दोस्त हुए दुश्मन है? पहले आप बताइए, आप बताइए, क्या इस देश के दुश्मन उनको दोस्त माना जाएगा? तो जैसे पाकिस्तान दुश्मन है, ऐसे ही वो भी दुश्मन, जो कि दुश्मन की वो मदद कर रहा है, तो हमारा दुश्मन है या नहीं, बताइए आप। जैसे मैंने बताया कि चाइना हर प्लेटफॉर्म पे इसमें पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन इस प्लेटफॉर्म की बात अलग है। उसका ये मुख्य कारण क्या है? उसका मुख्य कारण क्या है कि वो भारत के पक्ष में, मतलब क्यों उसको सहमति देनी पड़ी, या भारत के पक्ष में या तुर्की के विरोध में क्यों है? उसका मुख्य कारण है कि चाइना के अंदर मुस्लिम बहुत बड़ी तादाद है, लेकिन वहां पे चाइना, चीन उनको बहुत प्रताड़ित करता है, अन्याय करता है, शोषण करता है। आपने कभी सुना कि पाकिस्तान ने इसका विरोध किया है, या किसी और इस्लामिक राष्ट्र ने विरोध किया है? तुर्की ने कभी विरोध किया है? हाँ, तुर्की जरूर इसका विरोध करता है, सॉरी। मुस्लिम राष्ट्रों के अंदर जो 57 राष्ट्र में सिर्फ आप देखेंगे तुर्की ही विरोध करता है उसका। उसका मेन कारण क्या है? उसका मेन कारण है कि तुर्की दिखाना चाहता है पूरी अराउंड द वर्ल्ड, पूरी संसार को, पूरी दुनिया को, जो भी मुस्लिम राष्ट्र हैं दुनिया में और है, कि साहब देखिए, अगर इस्लाम का और मुसलमानों का कोई सच्चा हितैषी है तो हम हैं। अब चाइना कभी नहीं चाहता, तो आप ऐसे कभी चाहेगा चाइना? अगर इस प्लेटफॉर्म में भी उसको अगर बढ़त मिल गई तो वो तो कभी भी मुद्दा उठा सकता है, तो किसकी बेइज्जती होगी? तो इसलिए चाइना बिल्कुल नहीं चाहता, और भारत तो बिल्कुल वैसे नहीं चाहता। भारत के बारे में आपको पता ही है। तो ये जो है कूटनीति, रणनीति, जिसे कहते हैं चाणक्य नीति की बहुत बड़ी जीत है मोदी जी की। यही चीज, यही पहचान होती है एक अच्छे नेता की, दूर, जो कहते हैं दूरगामी, जो परिणाम को पहले ही सोच लेता है, दूर तक की सोच रखता है, आगे भविष्य में क्या करना है। आपने देखा होगा आज के संदर्भ में कई प्रकार के जो हथियार हैं, यहाँ तक कि ड्रोन, खुद ड्रोन जो है भारत की सरकार के द्वारा कई प्लेटफॉर्म पर इसका उत्पादन शुरू हो गया है। आत्मनिर्भर भारत की जरूरत इस वक्त भारत को बहुत जरूरी है, और भारत के जरिए पूरे विश्व में, जो कि जैसे चाइना के विरोधी, आपने, मैंने बताया आपको, यहाँ भी एक चक्रव्यूह फैला दिया उसने कि जो भी चाइना के विरोधी हैं, तुर्की के विरोधी हैं, भारत ने वहां पर सफाई शुरू कर दी बिना कुछ बोले। ये भी एक कूटनीति, रणनीति का हिस्सा है चाणक्य नीति का, कि भारत ने, आप देखेंगे तुर्की के आसपास के जो भी देश हैं वहां पे हथियार पहुंचाने शुरू कर दिए। हथियार वो मांग रहे हैं तो हम दे रहे हैं। चाइना के इर्द गिर्द में जितने भी देश हैं उनको मजबूत करने के लिए वो मांग रहे हैं तो हम दे रहे हैं, भारत दे रही है, और उसकी आपूर्ति कर रही है पूरी तरह से। तो आने वाले समय के अंदर भारत हथियारों का बहुत बड़ा हब बनने वाला है साथियों। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है।
तो ये चाणक्य जो मैंने आपको बताया था आज, सपना मेरा टूट गया, तो इस बिंदु पे था, इस विषय पे था। तो अर्दोगन को कभी सपने में भी नहीं, वो सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसा मोदी जी ने एक हल्की सी चाल से, कहता ना एक डायलॉग था, कई जगह मैंने सुना कि साहब खासतौर पे अमिताभ बच्चन का, जोर का झटका धीरे से लगाओ, जोर का झटका धीरे से लग गया, वही कहानी है। तो इन्हें जोर का झटका बिल्कुल धीरे से लगाया मोदी जी। अर्दोगन चारों खाने चित हो गया, अब कर लो भाई, खेती कर लो, अब दो ड्रोन दो, हथियार दो, कितना दो। तो ये मोदी जी की कूटनीति बहुत बड़ी जीत है, जिसके विषय में मुझे आपको बताना था साथियों। आपके इस विषय में शायद काफी लोग इसके बारे में समझते होंगे, जो जियो पॉलिटिक्स को थोड़ा समझता होगा, लेकिन मैंने खुल के आपको बताया है कि ये जो है इस प्लेटफॉर्म पर मोदी जी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की है और एर्दोगन का जो सपना था चकनाचूर कर दिया है। इसी के साथ आज के हिस्से में इतना ही साथियों, अगले अंक में कुछ नई बातें आपके सामने रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की साथियों।